हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अपने लास्ट लेक्चर पे मैंने डिस्कस किया था अबाउट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकेजिंग और डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका था। तो आज जो स्टार्ट करते हैं हम वो करते हैं सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हम जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इज दैट क्लियर? लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको पहचान मिलने में काफी टाइम लग गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दी सर्चिंग ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के वाले टॉपिक से पहले एक दो चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं आपको बता देता हूं उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए जानना जरूरी है। डीएनए के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए है, यानी कि जो फंक्शंस ऑफ डीएनए है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इसको आप प्रॉपर्टीज की जगह फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शंस ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फंक्शंस ऑफ डीएनए, what are the major functions of DNA? First of all, you must understand about the functions of DNA. तो हम यहाँ पे functions of DNA की बात कर रहे हैं। Is that clear to all of you? देखिए, functions of DNA की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, DNA एक जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर? ये सभी को पता है कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का काम होता है वो बॉडी में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो डीएनए का सबसे पहला और सबसे प्राइमरी जो फंक्शन है कि ये जो है स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? इट स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इट स्टोर हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का काम होता है डीएनए का। डीएनए का जो प्राइमरी रोल है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का काम करता है डीएनए। इसके बाद डीएनए ऑल्सो शो मुटेशन। डीएनए मुटेशन को भी शो करता है। डीएनए की प्रॉपर्टी होती है वो मुटेशन को शो करता है, बट इन डीएनए मुटेशन इज वेरी स्लो। मुटेशन आरएनए में भी होता है लेकिन वो एक फास्ट रेट से होता है, डीएनए में मुटेशन बहुत ही स्लो रेट से होता है। तो डीएनए का एक फंक्शन ये भी है, इसमें जो है मुटेशन होता है। आर यू गेटिंग और नॉट? और उस मुटेशन की वजह से वेरिएशन भी डेवलप होता है, उसी मुटेशन की वजह से इवोल्यूशन भी होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो मुटेशन है, जो डीएनए है, वो मुटेशन को शो करता है। मुटेशन का आप मतलब समझ लीजिए। अबाउट मुटेशन आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मैं मुटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करने वाला हूं, लेकिन डीएनए का फंक्शन यहां पे आ गया है तो यहां पे ये बताना मुझे बहुत जरूरी है कि मुटेशन है क्या। मुटेशन क्या है? मुटेशन जो है ये एक सडन चेंज होता है डीएनए में, उसे आप मुटेशन कहते हैं। द सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में जो चेंज हो रहा है, डीएनए में चेंज होता है टाइम टू टाइम, लेकिन ये स्लो चेंज होता है। इस सडन चेंज ऑफ डीएनए को मुटेशन कहते हैं, यानी कि मुटेशन भी डीएनए का एक कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद डीएनए शो वेरिएशन भी डीएनए का एक कैरेक्टर है, डीएनए का एक फंक्शन वेरिएशन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन डेवलप होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान गैमेट जब फॉर्म करते हैं तो गैमेट की जो फॉर्मेशन होती है, आपको पता होना चाहिए, गैमेट फॉर्मेशन जो टेक प्लेस करता है बाय मियोसिस प्रोसेस। तो गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस से होती है और मियोसिस प्रोसेस के टाइम पे यहां पे क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है। मियोसिस में एक स्टेज होती है जिसमें कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है और उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाते हैं और एक न्यू कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक नया कैरेक्टर बनाते हैं। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर आई ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये वेरिएशन डेवलप करना भी किसका काम है? डीएनए का काम है। डीएनए में चेंज होते हैं, डीएनए में वेरिएशंस भी डेवलप होते हैं। इज दैट क्लियर? डीएनए जो है वो वेरिएशन को डेवलप करता है। वेरिएशन डेवलप ड्यूरिंग मियोसिस प्रोसेस। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस की वजह से होता है और मियोसिस के दौरान वेरिएशन डेवलप करने का काम करता है कौन?
डीएनए। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक करैक्टर है, ये भी एक फंक्शन है डीएनए का। इसके अलावा डीएनए शो ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। डीएनए जो है ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी को भी शो करता है। तो अनदर फंक्शन ऑफ डीएनए, इट शो ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज। ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज को शो करता है बेटा डीएनए। लिसन केयरफुली, इट शो ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज। ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज का समझते हो मतलब, यानी खुद ही को कैटालाइज कर रहा है, वो खुद को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज को शो करता है। इस ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज को आप रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है, इसे आप ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी कहते हैं। डीएनए से डीएनए बना, इसको आप रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की 2 कॉपी बन जाती है, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, और दिस इज आल्सो बी नोन एज ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन रेप्लिकेशन की जगह बोल देते हैं ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ये ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी सिर्फ डीएनए ही शो करता है। डीएनए जो है डीएनए से डीएनए बन जाता है। इज दैट क्लियर? ये प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन कहते हैं। अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन आई विल आल्सो डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में मैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पे ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब ही रेप्लिकेशन है, डीएनए से डीएनए बना। इसके अलावा डीएनए आल्सो शो हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी। डीएनए हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटीज को भी शो करता है। लिसन केयरफुली, अनदर पॉइंट, इट आल्सो शोज हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी। डीएनए हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटीज को भी शो करता है। इट्स आल्सो शोज हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटीज। डीएनए हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटीज को भी शो करने का काम करता है। तो इट आल्सो शोज हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी। हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर डीएनए से जो है आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स में भी एंजाइम्स में भी हार्मोन्स, तो डीएनए से डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। डीएनए की वजह से ये सब प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। इट मींस डीएनए हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी को भी शो करता है। इसके अलावा डीएनए के और भी फंक्शंस हैं। हर इंसान का जो डीएनए होता है वो एक यूनिक फीचर होता है। इज दैट क्लियर? मेरा डीएनए मेरा एक यूनिक फीचर है। एवरी पर्सन, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबका एक यूनिक फीचर होता है, उसका डीएनए, और इसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर में। तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि डीएनए आल्सो शो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को भी शो करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में डिटेल में। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए। जैसा कि मैंने आपको डीएनए बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुका हूं, डबल हेलिक्स मॉडल को डिस्कस कर चुका हूं। तो एवरीथिंग आई ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डीएनए, ठीक है। तो यहां पे डीएनए के फंक्शंस जानने भी बहुत जरूरी है। तो डीएनए जो है वो क्या करता है? वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, म्यूटेशन करता है, वेरिएशन करता है, ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी को शो करता है, ये अपनी कॉपीज बना लेता है, दैट यू कॉल्ड ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी को भी शो करता है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं। तो ये एक हेट्रोकैटालाइटिक एक्टिविटी को भी शो करता है। इसके अलावा हर पर्टिकुलर पर्सन का डीएनए यूनिक होता है, उसका अपना, जिसे आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आई विल डिस्कस इन डिटेल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोग्मा। इस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम में। लिसन केयरफुली, सेंट्रल डोग्मा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगला जो टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट यू कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, जिसको कि आप सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोग्मा। सो लिसन केयरफुली। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेंट्रल डोग्मा। देखिए प्लीज, सेंट्रल डोग्मा, देखो भाई सेंट्रल डोग्मा क्या है। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा इज व्हाट, ये आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है।
डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में। तो डीएनए से आरएनए में और आरएनए से इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल में, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं आप? डीएनए को बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए में, ठीक है। तो पहले बात बता दूं मैं आपको कि डीएनए को आप इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाती है, फिर आरएनए जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है प्रोटीन में, और प्रोटीन एक पर्टिकुलर बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। डीएनए का एक फंक्शन यहाँ पे आप और लिख सकते हैं कि डीएनए का काम क्या है, वो बॉडी में ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है कौन? डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस करता है आरएनए में और आरएनए एक्सप्रेस करता है प्रोटीन में। इसी को आप सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो डीएनए का अल्टीमेट एम, इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी और हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी। इज दैट क्लियर? तो ये भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं फंक्शंस में, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। अगर डीएनए नहीं होगा तो बॉडी में कोई भी एक्टिविटी प्रमोट नहीं होगी। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज प्रमोट हो रही है, जितने भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं, ऑल आर दी रिजल्ट ऑफ डीएनए। वो डीएनए की वजह से ही है, क्योंकि डीएनए बॉडी के सारे फंक्शंस की, सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। फिर जैसे ही बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, उस इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करता है, आरएनए को देता है, प्रोटीन को देता है, जिससे कि प्रोटीन एंजाइम्स या हार्मोन जैसे कंपोनेंट बनाते हैं, और ये एंजाइम्स और हार्मोन आपकी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एज वेल एज इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो सेंट्रल डोग्मा, मैं बता रहा हूं आपको, सेंट्रल डोग्मा, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, unidirectional flow of information. So this is unidirectional flow of information from DNA to RNA and RNA to DNA to RNA and RNA to proteins. So this is the unidirectional flow of information. Ultimately information स्टोर होती है डीएनए के पास, उस इंफॉर्मेशन को वो फ्लो करता है आरएनए को, और आरएनए आगे जाके प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता है अपने आप को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो डीएनए जो है डायरेक्टली आरएनए में इन्वॉल्व नहीं होता। डीएनए एक, मतलब डीएनए की आइडेंटिटी रहती है, ऐसा नहीं होता। कभी अगर आप माइंड में ये सोच रहे हैं कि डीएनए जो है आरएनए बनते टाइम यूज हो जाता है, डीएनए यूज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? डीएनए का इस्तेमाल तो होता है, लेकिन डीएनए उस प्रोसेस में, यानी कि उस प्रोसेस में खर्च नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। इज दैट क्लियर? वो आरएनए भी बना देता है, बट वो एज इट इज रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है। ये प्रोसेस में डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये डीएनए से आरएनए बनता है, इतना याद रखिए, और आरएनए जो है एक्सप्रेस करता है प्रोटीन की फॉर्म में। तो डीएनए से आरएनए बनना दैट यू कॉल ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना दैट यू कॉल ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए बनना दैट यू कॉल ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनना दैट यू कॉल ट्रांसलेशन। तो यहां पे एक चीज और, तो डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। मैंने डीएनए का फंक्शन बताया, डीएनए शो हेटेरोकैटालाइटिक एक्टिविटी, ऑटोकैटालाइटिक एक्टिविटी। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ये डीएनए की हेटेरोकैटालाइटिक एक्टिविटी है, कि वो डीएनए से आरएनए बना रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोकैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। इसके अलावा यहां पे डीएनए से डीएनए भी बनता है, डीएनए से डीएनए की भी कॉपी तैयार हो जाती है। इस प्रोसेस को आप रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये जो मैंने पूरी इक्वेशन आपको बनाई है, दैट इंडिकेट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये। इसको आप सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। एंड दिस सेंट्रल डोग्मा, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा फर्स्ट टाइम proposed by, this concept of central dogma was given by Francis Crick। मैंने आपको बताया था वॉटसन एंड क्रिक दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया, उसमें से क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा नाम का कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। तो दिस सेंट्रल डोग्मा
गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रल डोगमा का कॉन्सेप्ट दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हो गया सेंट्रल डोगमा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है रिवर्स सेंट्रल डोगमा। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। रिवर्स सेंट्रल डोगमा से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जनरली ह्यूमन बीइंग में ए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरियल सेल्स में या यूकैरियोटिक सेल्स में सेंट्रल डोगमा देखा जाता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो सेंट्रल डोगमा आपको समझ आ गया, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। अब रिवर्स सेंट्रल डोगमा क्या है, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो समझिए, लिसन केयरफुली, व्हाट इज रिवर्स सेंट्रल डोगमा? लिसन टू मी, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन टू मी। नेक्स्ट इज सेंट्रल डोगमा। कौन सा है अभी नेक्स्ट? रिवर्स सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा मैं आपको बता चुका हूं, तो ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। व्हाट इज रिवर्स सेंट्रल डोगमा? ध्यान दो बेटा। तो रिवर्स सेंट्रल डोगमा की बात कर रहा हूं मैं, लिसन केयरफुली। रिवर्स सेंट्रल डोगमा, ध्यान दो। Reverse central dogma, this concept reverse central dogma was proposed by H. Temin, is that clear, and D. Baltimore, दो different scientists थे। This reverse central dogma, this concept was given by H. Temin, H. Temin नाम का एक साइंटिस्ट था, and D. Baltimore, डी बाल्टीमोर नाम का एक साइंटिस्ट था। देयर वर टू डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने सेपरेटली रिवर्स सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने सेपरेटली वर्क किया और सेपरेटली वर्क करने के बाद ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद रिवर्स सेंट्रल डोगमा नाम का कॉन्सेप्ट दे दिया। इज दैट क्लियर? इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा का सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गिवन बाय दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एच टेमिन एंड डी बाल्टीमोर। यहां पे रिवर्स सेंट्रल डोगमा को कभी कभी एक नाम और भी आ जाता है, टेमिनिज्म। रिवर्स सेंट्रल डोगमा को टेमिनिज्म भी कहते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। कभी कभी एग्जाम में टेमिनिज्म भी बोल देता है, टेमिनिज्म कुछ नहीं है, टेमिनिज्म रिवर्स सेंट्रल डोगमा है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय टी एच टेमिन एंड डी बाल्टीमोर। अब ये रिवर्स सेंट्रल डोगमा है क्या? दिस रिवर्स सेंट्रल डोगमा ऑब्जर्व्ड बाय एच टेमिन एंड डी बाल्टीमोर इन वायरस। इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा को वायरस में देखा गया। ये रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसी यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है वायरस में। तो इसको जो ऑब्जर्व किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, इसको जो ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व किया वायरस में। दिस रिवर्स सेंट्रल डोगमा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन दोनों साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इन वायरस। इसको वायरस में ऑब्जर्व किया किसने? एच टेमिन ने और डी बाल्टीमोर ने। इस कॉन्सेप्ट को, रिवर्स सेंट्रल डोगमा को ऑब्जर्व किया वायरस में। किसमें ऑब्जर्व किया बेटा? वायरसेस में ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करने के बाद, और एग्जैक्टली उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद ये भी देखा कि वायरस जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स सेंट्रल डोगमा के साथ साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम भी डिस्कवर हुआ। तो इन्होंने क्या किया? इवन दे डिस्कवर्ड एक एंजाइम भी इन्होंने डिस्कवर किया। इवन दे डिस्कवर्ड एन एंजाइम, एक एंजाइम को भी इन्होंने डिस्कवर किया। उस एंजाइम का नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम भी यहां पे डिस्कवर किया गया, इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से ही यहां पे जो है रिवर्स सेंट्रल डोगमा अप्लाई होता है, यहां पे रिवर्स सेंट्रल डोगमा देखा जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैं आपको पढ़ा चुका हूं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में। cDNA बनाते टाइम मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो रोल है, जनरली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए फॉर्म्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट, आरएनए डीएनए टेम्पलेट पे बनता है, ये जनरल केस है। यूकैरियोटिक सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए जो बनता है वो डीएनए टेम्पलेट पे बनता है। इज दैट क्लियर? लेकिन रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जनरली वायरस में ही देखा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। यानी कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये है, इट फॉर्म्स द डीएनए ओवर दी आरएनए टेम्पलेट। ये डीएनए बनाता है आरएनए टेम्पलेट पे। तो याद रहना चाहिए आपको, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है बेटा? इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओवर आरएनए टेम्पलेट। ये डीएनए को आरएनए टेम्पलेट पे बनाने का काम करता है। डीएनए ओवर आरएनए टेम्पलेट पे बनाने का काम कौन सा एंजाइम करता है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहां पे हम ध्यान से समझ लेते हैं रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को समझने से पहले आपके माइंड में सेंट्रल डोग्मा भी होना चाहिए। तो मैं यहां पे सेंट्रल डोग्मा को बता रहा हूं। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से बन जाता है आरएनए। डीएनए से बन जाता है आरएनए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से बन जाता है आरएनए। डीएनए से आरएनए बन जाता है बेटा, ये पता ही है आपको। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता चुका हूं मैं सेंट्रल डोग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। लेकिन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, यानी कि डीएनए कैन सिंथेसाइज ओवर आरएनए टेम्पलेट। तो आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। ये जो प्रोसेस परफॉर्म करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में आरएनए से डीएनए बन जाता है। तो यहां पे इसे आप रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा यानी कि टेमिनिज्म। टेमिनिज्म यानी कि इसको पहली बार एच टेमिन एंड डी बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया। किसको? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा को। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एक एंजाइम भी डिस्कवर किया जिसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बिना आरएनए से डीएनए बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। इन जनरल केस डीएनए से आरएनए बनता है, दैट यू कॉल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट यू कॉल ट्रांसलेशन। लेकिन रिवर्स सेंट्रल डोग्मा में आरएनए पे डीएनए बन जाता है, आरएनए टेम्पलेट से डीएनए बन जाता है, यानी कि प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में आरएनए से डीएनए बना, ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा है। इससे रिलेटेड भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ सेंट्रल डोग्मा इज डन, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा इज ऑल्सो डन। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अबाउट क्रोमेटिन। ठीक है, तो वहां पे मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन डिस्कस नहीं किया था क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। इज दैट क्लियर? तो अभी मैं टाइप ऑफ क्रोमेटिन भी आपको बता देता हूं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिसन केयरफुली, टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, ध्यान दो बेटा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। बेटा क्रोमेटिन मैं आपको बता चुका हूं, क्रोमेटिन जो है एक लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है विद हिस्टोन। ठीक है, तो लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए विद हिस्टोन दैट यू कॉल्ड क्रोमेटिन। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हालांकि अगर आपने पढ़ा हो सेल वाला चैप्टर हो तो उसमें भी आप ये टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में ये टाइप ऑफ क्रोमेटिन दिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो क्रोमेटिन है, एक होता है बेटा हेट्रोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये डेंसली पैक्ड होता है, वहीं जो यूक्रोमेटिन होता है
ये लूजली पैक्ड होता है। तो क्रोमेटिन जो कि लूजली पैक्ड है उसे आप यूक्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन जो कि डेंसली पैक्ड है उसे आप हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो आपको ये डार्क नजर आता है, डार्क इन अपीयरेंस में डार्क दिखता है, ठीक है। लेकिन वहीं यूक्रोमेटिन जो होता है दैट अपीयर लाइट, ये अपीयरेंस में लाइट नजर आता है, इसकी लाइट अपीयरेंस होती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहां पे हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। डीएनए से आरएनए बनते हैं, इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेट होता है, यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन वहां पे नहीं होता। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेटेड, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेटेड होता है हेट्रोक्रोमेटिन। और जो यूक्रोमेटिन होता है ये ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है बेटा? दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिवेटेड, यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड। इज दैट क्लियर? हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये डिफरेंस हो गया हेट्रोक्रोमेटिन में एंड यूक्रोमेटिन में। इसके बाद हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो कि मुझे इस लेक्चर में डिस्कस करना है, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। इज दैट क्लियर? सो ध्यान दीजिए, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, लिसन केयरफुली। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिए प्लीज, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल से देखते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली। तो सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट? लिसन केयरफुली। सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। देखिए, सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये मैं आपको बता देता हूं जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग कैसे हुई। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। एग्जैक्टली क्या हुआ, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया वो परफॉर्म किया एक पी प्लांट पे, ठीक है, जहां से जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। एट द सेम टाइम लगभग उसी के आसपास 1869 में पहली बार जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी हुई, पहली बार न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में पल्स सेल में न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के बाद, लिसन केयरफुली, ध्यान दो, अब जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी तो 1869 में हो चुकी थी, लेकिन यह समझने में कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, 1869 में मिशर ने उस जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी की, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पाया कि उस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो बायोकेमिकल नेचर को कंफर्म करने में काफी सारे साल लग गए। इज दैट क्लियर? 1928 में पहली बार एक ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ जिसमें कि पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसकी एक जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी का पता चला। एग्जैक्टली 1928 में तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी का पता चला था। उसके बाद एग्जैक्टली जो 1944 के आसपास जो है जेनेटिक मटेरियल की एग्जैक्ट कि जेनेटिक मटेरियल क्या है
जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, बायोकेमिकल जो करेक्टर है जेनेटिक मटेरियल का वो कौन सा है, ये एग्जैक्टली 1944 में पता चला। लेकिन बाद में और भी एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद जाके कंफर्म हुआ कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल मेंडल के टाइम पे ही डिस्कवर हो चुका था, लगभग मेंडल के आसपास ही वो डिस्कवर हो चुका था। 1869 में मेंडल उस टाइम पे था, उसी सेम टाइम पे जेनेटिक मटेरियल फ्रेडरिक विशर डिस्कवर कर चुका था। लेकिन इस बात को कंफर्म करने में कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसमें काफी सारे साल लग गए। कई सालों बाद ये कंफर्म हुआ कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो एक डीएनए है। क्या है वो? एक डीएनए है। तो इस बात की कंफर्मेशन में काफी सारे साल लग गए। अब हम इसी बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे प्रूव हुआ। इज दैट क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए कि डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल तो बोलते हैं, लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल कैसे है, इसका बायोकेमिकल नेचर हमें किस तरीके से कंफर्म हुआ, ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होने चाहिए। तो यहां पे सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल में मैं 2 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, एग्जैक्टली यहां पे 3 एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला एक्सपेरिमेंट, जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बेस्ड ही है। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट, यानी कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। जो मैं 3 एक्सपेरिमेंट यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो है बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन, और तीसरा जो है वो आपका अल्फ्रेड हार्सी एंड मार्था चेस ने परफॉर्म किया था, हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। तो तीनों के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट about all these 3 experiment. Is that clear to all of you? So first of all, listen carefully. तो searching for genetic material, there were 3 experiments जिन्होंने genetic materials को सर्च कर लिया और हमें at the end पता चल गया कि genetic material DNA है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को क्रेडिट जाता है जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग का। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा मैं आपको। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिथ, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इसके बाद जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था सेकंड एक्सपेरिमेंट वाज बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जो तीसरा है वो है आपका हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। Hershey and Chase experiment. Third one is Hershey and Chase experiment. Is that clear? तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली। तो हम यहां पे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं यहां पे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ध्यान दो प्लीज। तो देखिए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट क्या था ये आपको पता होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसको आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, इसलिए इसको आप एक्सपेरिमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। तो 1928 में दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया इन 1928। 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया एक बैक्टीरिया का और दूसरा इस्तेमाल किया एक माइस का। तो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उनके पास क्या सोर्स था? एक बैक्टीरिया और दूसरा माइस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में बता देता हूं। कौन सा बैक्टीरिया इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया? उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोनिया कोज बैक्टीरिया है। अबाउट निमोनिया आई विल डिस्कस इन डिटेल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया था जिसपे इन्होंने की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सब इन्होंने इसमें बताया। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट था ये, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि एक निमोनिया कॉज बैक्टीरिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जैक्टली यहाँ पे जो निमोनिया कॉज बैक्टीरिया है, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके इन्होंने दो टाइप कंसीडर किए, इसके दो टाइप को इन्होंने लिया। इज दैट क्लियर? तो ये दो टाइप कौन कौन से थे? He had taken two types of strain of this bacteria. इस बैक्टीरिया के दो डिफरेंट स्ट्रेन को इन्होंने लिया। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो डिफरेंट स्ट्रेन को इन्होंने कंसीडर किया अपने एक्सपेरिमेंट में। पहला जो स्ट्रेन था और जो दूसरा स्ट्रेन था, पहले स्ट्रेन को इसको आप S3 स्ट्रेन भी बोलते हैं। द बैक्टीरिया स्ट्रेन, देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, S3 स्ट्रेन, इज दैट क्लियर? और दूसरा R2 स्ट्रेन। R2 स्ट्रेन बैक्टीरिया, S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसको आप स्मूथ टाइप भी बोलते हैं। स्मूथ टाइप भी कहा जाता है, कैप्सुलेटेड भी कहते हैं, आप इसको कैप्सुलेटेड टाइप भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, एग्जाम में आ सकता है S3 स्ट्रेन बैक्टीरिया, स्मूथ टाइप बैक्टीरिया, इसके अलावा कैप्सुलेटेड टाइप बैक्टीरिया। इसके अलावा जो R2 स्ट्रेन है, इसको आप रफ टाइप भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रफ टाइप। इसको रफ टाइप क्यों बोलते हैं सब बताऊंगा। और इसको आप ये भी बोल सकते हो नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड भी कहा जा सकता है इसको। ये दोनों स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के जो कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किए। तो S3 स्ट्रेन और स्मूथ टाइप या फिर कैप्सुलेटेड टाइप, इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली इसको स्मूथ टाइप इसलिए कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया था इसको S3 स्ट्रेन, स्मूथ टाइप और कैप्सुलेटेड क्यों कहते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली। एग्जैक्टली क्या होता है कि इस टाइप के बैक्टीरिया में, इसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ दिस दैट्स व्हाई कॉल्ड कैप्सुलेटेड। तो पॉलीसैकेराइड का कोट बना हुआ है इसलिए कैप्सुलेटेड भी बोलेंगे। और इसको स्मूथ टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्मूथ साइनी कॉलोनीज को प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर? कल्चरल प्लेट में इनकी जो कॉलोनीज दिखाई देती हैं, स्मूथ एंड साइनी कॉलोनीज दिखाई देती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे ये जो बैक्टीरिया है कोटेड विद पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड से कोटेड होता है। दिस बैक्टीरिया वाज कोटेड विद पॉलीसैकेराइड। अनदर बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड, ये नॉन कोटेड था, यानी कि यहां पे पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं थी। इज दैट क्लियर? इस कोटिंग की वजह से ये जो बैक्टीरिया है अपीयर्ड स्मूथ कॉलोनीज, अपीयर्ड साइनी स्मूथ कॉलोनीज। इनकी कॉलोनीज जो है वो साइनी एंड स्मूथ कॉलोनी थी। अपीयर साइनी एंड स्मूथ कॉलोनीज। तो स्मूथ कॉलोनीज की वजह से इसको स्मूथ टाइप भी कहते हैं। पॉलीसैकेराइड कोट की वजह से स्मूथ कॉलोनीज और साइनी कॉलोनीज डेवलप हुई, जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड है या रफ टाइप है, तो रफ टाइप में अपीयर्ड हुई क्या? रफ कॉलोनीज। यहां पे रफ कॉलोनीज देखी गई बैक्टीरिया की, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट रफ टाइप। इसके अलावा इन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रूव हुआ। वो डिफरेंस और देख लीजिए एंड दैट विल बी द लास्ट। ये जो स्मूथ कॉलोनीज बैक्टीरिया है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, S3 स्ट्रेन टाइप बैक्टीरिया है, दीज वर विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया दैट कॉज ऑफ डेथ, दैट कॉज ऑफ डिजीज, दैट यू कॉल्ड विरुलेंट। वहीं जो रफ टाइप के बैक्टीरिया थे वो नॉन विरुलेंट थे, यानी कि उनकी वजह से माइस की डेथ नहीं हुई। एस टाइप की वजह से माइस की डेथ हुई और आर टाइप की वजह से माइस की डेथ नहीं हुई।
इसलिए उसको नॉन विरुलेंट कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो लिसन केयरफुली। अब ये जो था टाइप ऑफ बैक्टीरिया उसने कौन से लिए? एस्थर टाइप, आर टाइप, R2 टाइप। इज दैट क्लियर? या आप एस्थर को स्मूथ टाइप भी बोलते हैं, R2 को आप रफ टाइप बोलते हैं, या फिर एस्थर को आप कैप्सुलेटेड भी बोलते हैं, आर टाइप को आप नॉन कैप्सुलेटेड भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया टाइप ऑफ स्ट्रेन जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कंसीडर किए। ठीक है, तो जो एस टाइप था वो विरुलेंट था, जो रफ टाइप था वो नॉन विरुलेंट था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो स्मूथ टाइप था वो विरुलेंट था, और जो रफ टाइप था वो नॉन विरुलेंट था, और रफ टाइप में रफ कॉलोनीज थी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो और स्मूथ टाइप में स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही थी, स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस हो रही थी। और वो एस टाइप जो था, यानी कि जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है, तो ये जो एस टाइप और स्मूथ टाइप बैक्टीरिया है वो विरुलेंट क्यों था? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीसैकेराइड कोटिंग। एस टाइप में पॉलीसैकेराइड कोटिंग इसको विरुलेंट बनाती है, वहीं आर टाइप में ये पॉलीसैकेराइड कोटिंग एब्सेंट होती है। मैंने आपको बताया पहला डिफरेंस कि ये पॉलीसैकेराइड कोटिंग इसमें एब्सेंट है और इसमें पॉलीसैकेराइड कोटिंग प्रेजेंट है। तो ये पॉलीसैकेराइड कोटिंग इसको विरुलेंट बना देती है, और उसमें पॉलीसैकेराइड कोटिंग एब्सेंट होती है, इसलिए वो नॉन विरुलेंट होता है। अब एग्जैक्टली उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए ये भी आप ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे इसके बाद उन्होंने जो मेजर स्टेप्स परफॉर्म किए वो कौन कौन से स्टेप्स थे? लिसन केयरफुली, लिसन टू मी, लिसन केयरफुली, कि वो एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से मेजर स्टेप थे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए प्लीज, एस टाइप के जो मेजर स्टेप थे ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, एक्सपेरिमेंट के जो मेजर स्टेप थे, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो व्हाट वर द मेजर स्टेप्स? तो पहला जो स्टेप था वो ये था। इन मेजर स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप था वो कौन सा स्टेप था ये आपको पता होना चाहिए। जो पहले स्टेप था उन्होंने क्या काम किया? एस टाइप के बैक्टीरिया को क्या किया उन्होंने? इंजेक्ट कर दिया माइस में, इंजेक्ट इनटू माइस। और जैसे ही उन्होंने माइस में एस टाइप के बैक्टीरिया को, स्मूथ टाइप के बैक्टीरिया को, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को, एस्थर स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया को जैसे ही उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, आफ्टर सम टाइम माइस डेड। इज दैट क्लियर? एंड उसके बाद उस माइस की ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी में जो रीजन आया वो आया एस टाइप बैक्टीरिया। एस टाइप की वजह से माइस की डेथ हो गई। ये पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्योंकि एस टाइप पे पॉलीसैकेराइड कोटिंग है, ये मैं आपको बता चुका हूं, एस टाइप पे पॉलीसैकेराइड कोटिंग है, और पॉलीसैकेराइड कोटिंग की वजह से एस टाइप जो है वो विरुलेंट होता है। अब जब उस एस टाइप को माइस में इंजेक्ट करेंगे तो वो एक विरुलेंट है, वो उसमें पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, और उसकी वजह से माइस विल बी डाई। इज दैट क्लियर? माइस डेड। इज दैट क्लियर? इसके बाद उसने क्या काम किया? आर टाइप के बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। अब आपको पता है आर टाइप के बैक्टीरिया में कोई पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं होती। इज दैट क्लियर? और कोई पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं होती, पहली बात तो। और दूसरा क्या है कि आर टाइप के बैक्टीरिया में कोई पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं है, इसलिए वो नॉन विरुलेंट है। तो जब उसने आर टाइप के बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस में इंजेक्ट करने के बाद आर टाइप को देखा उसने, इंजेक्ट किया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि माइस स्टिल अलाइव। तो माइस जो था वो क्या था बेटा? माइस जिंदा था। माइस जिंदा था, वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आर टाइप के बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किए, आर टाइप के बैक्टीरिया इंजेक्ट किए, और आर टाइप के बैक्टीरिया क्या थे? नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया थे। उसके बाद उसने कहा क्या काम किया? ये जो एस टाइप के बैक्टीरिया है, इन एस टाइप के बैक्टीरिया को हीट करके किल कर दिया। हीट भी किया, और हीट की वजह से वो किल हो गए। एस टाइप के बैक्टीरिया को उन्होंने हीट करके, गर्म करके मार दिया, जान से मर गए वो बैक्टीरिया जो है, हीट किल कर दिया, यानी कि हीट करके उसको किल कर दिया। अब हीट किल बैक्टीरिया को, एस टाइप को जब उन्होंने इंजेक्टेड इनटू माइस, जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, इंजेक्टेड इनटू माइस, तो माइस में इंजेक्ट करने के बाद वो देखते हैं कि माइस जो है वो अलाइव। क्यों?
ये तो आपको पता ही चल गया कि जब वो एस टाइप के बैक्टीरिया को हीट कर रहा है तो हीट करने से उस बैक्टीरिया की जो पॉलीसैकेराइड कोटिंग है वो डीनेचर्ड हो जाएगी, और अगर बैक्टीरिया की पॉलीसैकेराइड कोटिंग हीट करने से डीनेचर्ड हो गई है तो वो एस टाइप के जो बैक्टीरिया है वो हीट करने के बाद नॉन विरुलेंट हो जाएंगे, और उसके बाद उनको जब माइस में इंजेक्ट किया जाएगा तो माइस विल सर्वाइव, माइस विल नॉट डाई। इज दैट क्लियर? तो माइस नहीं मरेगा। आर यू गेटिंग और नॉट? ये एक्सपेरिमेंट में उनकी ऑब्जर्वेशन थी। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट स्टेप है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। लास्ट स्टेप से, लास्ट वाले जो स्टेप से है उसी से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकलता है। आर यू गेटिंग और नॉट? लास्ट वाला जो स्टेप है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं इसी से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकलेगा। कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताऊंगा, लिसन केयरफुली। तो जो लास्ट स्टेप था, लास्ट स्टेप में उसने क्या काम किया, इस बार उसने थोड़ा उसको चेंज कर दिया। उसने क्या काम किया, हीट एंड किल एस टाइप को आर टाइप के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया। याद रहे लास्ट वाले स्टेप में उसने क्या किया, क्या काम किया, एस टाइप को जो कि हीट किल्ड है, जो कि हीट किल्ड है उसको मिक्स किया आर टाइप के साथ। अब देखो उसने दिमाग लगाया कि एस टाइप को जो कि हीट किल्ड है उसको आर टाइप के साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उसने उसको इंजेक्टेड इनटू माइस। अब माइस में इंजेक्ट कर दिया तो उसने जो रिजल्ट देखा, उसने जो ऑब्जर्वेशन देखी, तो उस ऑब्जर्वेशन से वो बड़ा सरप्राइज हुआ, उसको बड़ा शॉकिंग लगी वो ऑब्जर्वेशन, जो है बड़ी शॉकिंग लगी उसको वो ऑब्जर्वेशन, बहुत ही सरप्राइज हुआ वो उस ऑब्जर्वेशन से। एग्जैक्टली वो ऑब्जर्वेशन क्या थी, जब एस टाइप को जो कि हीट किल था और आर टाइप को जब उसने कंबाइन करके माइस में इंजेक्ट कर दिया तो अब उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल थी। उसने सोचा भी नहीं था कि रिजल्ट ऐसा आएगा। तो वो जो रिजल्ट था वो क्या रिजल्ट था कि माइस जो है डेड, यहां पे माइस डेड हो गए। अब आप ये कहेंगे ये ऐसे कैसे हो जाता है जी, ये मैं आपको बताऊंगा ये ऐसे कैसे हो जाता है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि यहाँ पे एस टाइप तो हीट किल है, एस टाइप तो मरे हुए हैं, आर टाइप नॉन विरुलेंट है, तो उसको किसने मारा, माइस को किसने मारा, ये आपको मुझे बताना है। आप कहेंगे कि एस टाइप जो है वो हीट किल है, तो वो तो मर गए, वो तो किल ही नहीं कर सकते माइस को। इज दैट क्लियर? और दूसरा आर टाइप जो है वो नॉन विरुलेंट है, यानी कि आर टाइप जो है वैसे भी किल नहीं कर सकते माइस को, क्योंकि यहाँ पे आर टाइप हमने सेपरेटली इंजेक्ट करके देखा था, ठीक है, तो वहां पे माइस जो है अलाइव था, माइस सरवाइव कर रहा था। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अगर हम एस टाइप जो हीट किल्ड मरे हुए बैक्टीरिया को जिंदा बैक्टीरिया, आर टाइप जो लाइव बैक्टीरिया है, आर टाइप जो लाइव बैक्टीरिया है उनके साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया तो माइस डेड कैसे हो गया। यहीं पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डेवलप हो जाता है, यहीं पे जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ये ऐसा कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे ये इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। यहां से पे इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला है ये मैं आपको बता देता हूं। हर एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन होता है, इस एक्सपेरिमेंट का भी कंक्लूजन है। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जब उसने हीट किया एस टाइप के बैक्टीरिया को, तो एस टाइप का बैक्टीरिया जो है डीनेचर्ड हो गया, ठीक है, और वो किल्ड भी हो गया। लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया आर टाइप ने। किसने एब्जॉर्ब किया? बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है हाईली स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे अदर मॉलिक्यूल्स आसानी से डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो आसानी से डीनेचर्ड नहीं होता है, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीनेचर्ड नहीं हुआ, एस टाइप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, हीट करने से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अभी हम इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी डिस्कवरी होनी बाकी है। तो अभी आप ये कहिए कि वहां पे कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जिसको आप ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मत बोलिए हम, क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्कवरी नहीं हुई है एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल की, हम यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये कहिए हमें पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, बट आपको यहाँ पे ये कहना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, एस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है वो आर टाइप ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। या ये कहिए कि एस टाइप का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर टाइप ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आर टाइप के पास चला गया। अब अगर एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल यहां पे दोनों को मिक्स किया था, अगर एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आर टाइप के पास चला गया तो आर टाइप जो है उसमें एस टाइप वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, यानी कि एस टाइप वाले में पॉलीसैकेराइड की कोटिंग डेवलप हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और उस कोटिंग की वजह से नाउ आर टाइप बिकम एस टाइप।
इस वजह से आर टाइप क्या बन गया, एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, और आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट होने की वजह से माइस डेड। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि यहाँ पे एग्जैक्टली कंक्लूजन क्या निकला, मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आर टाइप एब्जॉर्ब दी, आर टाइप ने क्या किया, एब्जॉर्ब दी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ एस टाइप। तो आर टाइप ने एस टाइप के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं। आर टाइप ने एस टाइप के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को, ये समझना बहुत जरूरी है, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने की वजह से नाउ आर टाइप, अगर किसी का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास चला जाता है तो उसका कैरेक्टर भी चला गया। नाउ आर टाइप बिकम एस टाइप, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही आर टाइप ने एस टाइप के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वैसे ही आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। तो उसने यहां पे फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जब देखा कि दोनों के मिक्सिंग्स को इंजेक्ट करने से माइस डेड, उसके बाद उसने उसकी ऑटोप्सी की, और ऑटोप्सी में रिजल्ट क्या आया, ऑटोप्सी करने के बाद, ऑटोप्सी मतलब होता है पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम करने के बाद वो देखता है कि उसमें एस टाइप आ गया। बड़ा ही सरप्राइज रिजल्ट था, जबकि एस टाइप तो मरे हुए डाले थे उसने, एस टाइप तो हीटेड थे, एस टाइप तो किल्ड थे, लेकिन उस एस टाइप के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो है वो नहीं मरे थे, वो किल्ड नहीं थे। उन ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को आर टाइप ने एब्जॉर्ब किया। जब आर टाइप ने उन ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो आर टाइप बिकम विरुलेंट, क्योंकि आर टाइप ने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब किए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो, लेकिन वो एक जेनेटिक मटेरियल था, और उस जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर एस टाइप से आर टाइप में आ गया, क्योंकि वो एस टाइप का कैरेक्टर था। इज दैट क्लियर? और जब एस टाइप का कैरेक्टर आर टाइप में आ जाएगा तो एस टाइप का कैरेक्टर ये भी है कि वो पॉलीसैकेराइड कोड को डेवलप कर लेता है। नाउ ये जो आर टाइप एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो एस टाइप का क्या कैरेक्टर है, वो पॉलीसैकेराइड कोड को डेवलप करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस, आप ये भी कह सकते हैं द ट्रांसफॉर्मिंग एस टाइप, अभी यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि आर टाइप था, अब एस टाइप हो गया, ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया आर टाइप, अब इसको एस टाइप कहेंगे। ये क्या करेगा, डेवलप दी पॉलीसैकेराइड कोटिंग, पॉलीसैकेराइड कोटिंग को डेवलप किया, और पॉलीसैकेराइड की कोटिंग को डेवलप करने के बाद ट्रांसफॉर्मिंग बैक्टीरिया डेवलप दी पॉलीसैकेराइड कोटिंग, पॉलीसैकेराइड कोटिंग को डेवलप किया, एंड पॉलीसैकेराइड कोटिंग को डेवलप करने के बाद वो क्या बन गया, एंड इट बिकम्स विरुलेंट, ये विरुलेंट बन गया, यानी कि ये कॉज ऑफ डेथ बन गया। किसकी डेथ? माइस की डेथ। इज दैट क्लियर? अब ये विरुलेंट हो गया और माइस की डेथ हो गई। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंट शो करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यहां पे इसने एक बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe, जो कि निमोनिया कॉज बैक्टीरिया है। निमोनिया एक लीथल डिजीज है, हम सभी जानते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के इसने दो टाइप के स्ट्रेन लिए, एक S3 स्ट्रेन और दूसरा R2 स्ट्रेन। S3 स्ट्रेन को आप स्मूथ टाइप भी कहते हैं, या इसको आप कोटेड टाइप भी कहते हैं। वहीं R2 को आप नॉन कैप्सुलेटेड भी कहते हैं, या फिर रफ टाइप भी कहते हैं। एस टाइप और आर टाइप में डिफरेंस क्या है? एस टाइप में पॉलीसैकेराइड कोड बनता है, जिसकी वजह से वो विरुलेंट होते हैं, और जिसकी वजह से उनको स्मूथ कॉलोनीज बैक्टीरिया कहते हैं। उनकी कॉलोनी स्मूथ और साइनी अपीयर्ड होती है। रफ टाइप के जो बैक्टीरिया है उसमें जो है कोई भी पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनता है, इसलिए वो नॉन विरुलेंट है। पॉलीसैकेराइड को कोटिंग जो है वो विरुलेंट और नॉन विरुलेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो वहां पे इसलिए वो नॉन विरुलेंट है, कोई भी
उसमें पॉलीसेकेराइड कोट डेवलप नहीं होता एंड दे अपीयर रफ कॉलोनीज इन कल्चरल प्लेट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये दो टाइप के स्ट्रैंड को जब बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया गया, जो सॉरी नॉट बैक्टीरिया, ये तो खुद ही बैक्टीरिया, जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, पहले स्टेप में उसने एस टाइप को इंजेक्ट किया, तो जब एस टाइप को इंजेक्ट किया तो माइस किल्ड, तो उसने देख लिया कि एस टाइप जो है विरुलेंट है, माइस किल्ड हो गया। दूसरे स्टेप में उसने आर टाइप को इंजेक्ट किया, जब उसने आर टाइप को इंजेक्ट किया तो देखा माइस सर्वाइव, यानी कि आर टाइप जो है नॉन विरुलेंट है। तीसरे स्टेप में उसने एस टाइप को हीट करके किल कर दिया। इज दैट क्लियर? और जब हीट किल बैक्टीरिया को उसने उसमें इंजेक्ट किया तो क्या देखा कि वहां पे वो जो है माइस सर्वाइव कर रहा है, माइस सर्वाइव कर रहा है। क्यों? क्योंकि एस टाइप तो हीट एंड किल हो चुके हैं। अब उसने दिमाग लगाया, फोर्थ स्टेप से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकलता है। फोर्थ स्टेप में उसने क्या काम किया कि हीट किल एस टाइप को आर टाइप के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया, तो देखा माइस डेड है। ऑटोप्सी करके देखी तो देखा कि उसमें एस टाइप के बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं, आर टाइप के तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आर टाइप के नजर नहीं आ रहे? क्योंकि आर टाइप के एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो गए, क्योंकि वहां पे एस टाइप को हीट किल किया लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो तो वहीं पे था। तो आर टाइप ने उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आर टाइप ने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जो कि एक जेनेटिक मटेरियल था। अब उस जेनेटिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के बाद उस जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर किसमें एक्सप्रेस होंगे? आर टाइप में। और आर टाइप में अब एस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होंगे, पॉलीसेकेराइड कोट डेवलप हो जाएगा। नाउ आर टाइप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एस टाइप, और जैसे आर टाइप ट्रांसफॉर्म हो गया एस टाइप में, दैट कॉज ऑफ डेथ ऑफ माइस, यानी कि आर टाइप बिकम विरुलेंट। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया, यहां पे उसने जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को भी बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। सिर्फ इतना ही बताया उसने वो ये कंफर्म नहीं कर पाया अभी भी। ये हमारा मतलब माइंड में था कि अभी भी वो एग्जैक्टली बायोकेमिकल नेचर को नहीं बता पाया डीएनए के। इसका जो ड्रॉबैक था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट का, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, उसने बस एक प्रॉपर्टी को बता दिया। ये एक एविडेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस एविडेंस के बिना सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल पॉसिबल नहीं था। तो इसका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इन सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग में इस एक्सपेरिमेंट का भी अपना एक क्या है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसके बिना कोई एविडेंस डेवलप नहीं होता है। तो ये एक एविडेंस वाला एक्सपेरिमेंट है। इसने ये एविडेंस दे दिया कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इसने ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया, लेकिन ये भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि एग्जैक्टली ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है ये है क्या। तो इसने ये कैटेगराइज नहीं कर पाया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है। इसको कैटेगराइज करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए अनदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जो कि सेकंड एक्सपेरिमेंट था, जिसको मैंने बताया था आपको, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। तो यहां पे इसका एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप, लिसन केयरफुली। ही मतलब कौन? ग्रिफिथ। ही डिड नॉट फाइंड आउट, इसने फाइंड आउट नहीं किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। इसने बस ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, बट ही डिड नॉट फाइंड आउट बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का बायोकेमिकल नेचर के बारे में तो वो बता ही नहीं पाया। वो कौन? ग्रिफिथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आया नहीं आया? इसके बाद बायोकेमिकल जो नेचर को कंफर्म किया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को जो कंफर्म किया, वो यहाँ पे 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, सो लिसन केयरफुली। तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। नाउ अनदर एक्सपेरिमेंट जो कि प्रूव करता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के बायोकेमिकल नेचर को। देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। अनदर एक्सपेरिमेंट इज बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन। तो ध्यान दो बेटा, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, जिनके मैं नाम लिख देता हूं। दिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय
एवरी, ऑसवर्ल्ड एवरी नाम के साइंटिस्ट, मैकलियोड एंड मैककार्टी, ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म किया ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे परफॉर्म बाय एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी, इन्होंने एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया ये भी मैं आपको बता देता हूं। इन तीनों साइंटिस्ट को एक क्रेडिट और जाता है, इन तीनों साइंटिस्ट ने यहां पे इस एक्सपेरिमेंट के साथ 3 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को भी डिस्कवर किया। आर यू गेटिंग और नॉट? इन्होंने एक चीज और की, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या काम किया कि वो जो मिक्सचर था एस टाइप और आर टाइप का, उन्होंने इससे प्रोटीन को, डीएनए को और आरएनए को आइसोलेट किया। एग्जैक्टली यहां पे अभी भी कंफ्यूजन रहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आने के बावजूद भी, ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी यहां पे अभी भी एक कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। अभी भी लोग कन्विंस नहीं हुए। आर यू गेटिंग और नॉट? लोगों को नहीं पता था कि अभी भी जेनेटिक मेटल क्या है, क्योंकि ग्रिफिथ जो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन तो कर ही नहीं पाया ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस की। तो लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, आरएनए को आइसोलेट कर लिया और डीएनए को आइसोलेट कर लिया। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, कि इन्होंने डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को, तीनों को एक्सट्रैक्ट किया एस टाइप के बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? एस टाइप के बैक्टीरिया से। पहला प्रोसेस जो स्टेप्स एक्सपेरिमेंटेशन में परफॉर्म किया, मैं यहां पे लिख देता हूं, लिसन केयरफुली। इन्होंने एक्सट्रैक्टेड दी डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए फ्रॉम द सैंपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक सैंपल नहीं था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का सैंपल इन्होंने बनाया, सेम वही सैंपल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का सैंपल बनाया और उस सैंपल से इन्होंने डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए को आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया। ठीक, आर यू गेटिंग? पहला पॉइंट ये, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सेम वही सैंपल, मैं यहां पे आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से बता देता हूं, लिसन केयरफुली। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए मेरी बात को। प्लीज लिसन केयरफुली। इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, प्लीज, इन्होंने देखिए मेरे पास यहां पे 3 सैंपल्स हैं, तीनों सैंपल एक ही टाइप के हैं। देखो तीनों सैंपल एक ही टाइप के आपको रखने हैं यहां पे, इन्होंने भी ऐसे ही किया था। मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स की टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, तीनों में एक ही टाइप का सैंपल है, ठीक है। यहाँ पे एज्यूम करना है आपको, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, अदरवाइज तो डीनेचर्ड हो चुके हैं। यहां पे इन्होंने एस टाइप पे पॉलीसैकेराइड कोट होता है, एस टाइप के बैक्टीरिया लिए जो कि हीट किल्ड है, जिनको हीट और किल कर दिया गया है। एग्जैक्टली ये डीनेचर्ड हो चुके हैं, बट यहाँ पे आपको इनको एज्यूम करना है, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये डायग्राम में हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए। और दूसरा आर टाइप जो कि लाइव है, तो इस सैंपल को उसने ले लिया, सेम तीनों जगह उसने ये लिया, आर टाइप प्लस एस टाइप, वो भी हीट किल्ड। ये डायग्राम आपको आसानी से समझा सकता है,
आर टाइप, देखो आर टाइप पे कोई कोटिंग नहीं है, देयर इज नो कोटिंग ऑन आर टाइप, है ना, तो डिफरेंस याद रहेगा आपको। और यहां पे एस टाइप जो कि हीट किल्ड है, हीट किल्ड है एस टाइप, इज दैट क्लियर? तो ये है, यहां पे इन्होंने 3 डिफरेंट एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। ये एंजाइम्स कौन कौन से थे, मैं इधर लिख देता हूं। एक एंजाइम था प्रोटीएज, दूसरा एंजाइम था आरएनएज और तीसरा एंजाइम था डीएनएज। 3 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम। प्रोटीएज का काम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। प्रोटीएज डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, प्रोटीन को खत्म कर देता है। आरएनएज डाइजेस्ट आरएनए, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है, आरएनए को खत्म कर देता है। डाइजेस्ट आरएनए, आरएनए को डाइजेस्ट कर जाता है, इज दैट क्लियर? डाइजेस्ट आरएनए। और तीसरा था डीएनएज, डीएनएज डाइजेस्ट डीएनए, डीएनए डीएनए को डाइजेस्ट कर जाता है। 3 डिफरेंट एंजाइम। तो एक सैंपल में जब उसने प्रोटीएज को डाला, प्रोटीएज का काम क्या होगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। हमें यहां पे ये देखना है, हमें इन साइंटिस्ट का जो अल्टीमेट एम था वो ये था टू आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के बायोकेमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करना है, इनका अल्टीमेट इस एक्सपेरिमेंट का ये गोल था। तो यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, इस एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो ये था टू आइडेंटिफाई, what was the aim of experiment? To identify the biochemical nature of transforming substance, biochemical nature of transforming substance, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस जो कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था, जिसको आर टाइप ने एब्जॉर्ब करके अपने आप को एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। तो उस ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का बायोकेमिकल नेचर क्या है ये कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एवरी ने, मैक्लियोड ने एंड मैककार्टी ने। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसने इस सैंपल को 3 डिफरेंट प्लेसेस पे ले लिया, ठीक है। एक सैंपल में, फर्स्ट टाइप के सैंपल में सारे सैंपल सेम हैं, एक ही सैंपल है, लेकिन यहां पे पहले वाले सैंपल में उसने फर्स्ट, दिस इज सेकंड सैंपल इज सेम एंड थर्ड सैंपल इज आल्सो सेम, तीनों सैंपल सेम थे। तो फर्स्ट सैंपल में उसने देखा प्रोटीएज को डाल दिया। प्रोटीएज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा तो यानी कि सैंपल में प्रोटीन तो बचेगा ही नहीं। तो यहां पे हमें यह कंफर्म करना है कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। तो यहां पे जब उसने प्रोटीएज को डाल दिया, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तो उसके बाद वो क्या देखता है? वो ट्रांसफॉर्मेशन देखता है या नहीं देखता है, ये मैं आपको बताता हूं। प्रोटीएज डालने के बाद यहां पे स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटीएज डालने के बाद ये पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता। प्रोटीएज डालने के बाद प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट ए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? दूसरे में क्या डाला उसने? आरएनएज। आरएनएज डालने के बाद वो क्या ऑब्जर्व करता है? स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन। आरएनएज को डालने के बाद भी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि आरएनए तो खत्म हो गया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीएज डाला, प्रोटीन खत्म हो गया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनएज डालने के बाद आरएनए डाइजेस्ट हो गया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब यह है कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। एट द एंड, द लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में डीएनएज डाला तो देखा नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि यही जेनेटिक मटेरियल है, हम इसी को फाइंड आउट करना चाह रहे थे और इसने हमें मिल गया। एट द एंड हमने फाइनलाइज कर लिया, एट द एंड हमने ऑब्जर्व कर लिया कि डीएनए, एट द एंड हमने पता लगा लिया कि डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मतलब था, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के पीछे जो एम था वो यही था कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि बायोकेमिकल नेचर क्या है उस जेनेटिक मटेरियल का। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है,
आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि डीएनए डालने के बाद डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब डीएनए नहीं हुआ रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हुई। और ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है? डीएनए पे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रही है? डीएनए पे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या हुआ? डीएनए हुआ। इसका मतलब हमने पता लगा लिया कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो एक क्या है बेटा, वो एक डीएनए है, वो प्रोटीन नहीं है, वो आरएनए नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट 1944 में परफॉर्म किया इन तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट से कन्विंस्ड नहीं हो पाए। अब साइंटिस्ट कन्विंस्ड नहीं हो पाए, इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और वो एक्सपेरिमेंट भी यही इंडिकेट करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर है वो एक डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, ना आरएनए है। तो अनदर एक्सपेरिमेंट आई विल डिस्कस डीएनए वर्सेस प्रोटीन एक्सपेरिमेंट, जिसको आप हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट जो कि डीएनए वर्सेस प्रोटीन एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि एग्जैक्टली डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। हालांकि यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अभी भी लोग कन्विंस्ड नहीं हो पाए इस एक्सपेरिमेंट से। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, डीएनए वर्सेज प्रोटीन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट आरएनए वर्सेज डीएनए, और फिर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।